हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार श्वसन और गैसों का विनिमय, अपन पढ़ रहे थे। और आज ये जो है आपका लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का होने जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप बताओगे जरूर। और मैंने आपको कहा था किस चीज़ के लिए, मैंने कहा था कि आपको फर्स्ट पेज से रोज रिवाइज करना। कर रहे हो क्या? ठीक है, पहले पेज से अगर रोज रिवाइज करोगे मज़ा आएगा, और नहीं करोगे तो फिर तो भूल जाओगे। पीछे का आगे का पढ़ते जाओगे और पीछे का भूलते जाओगे। तो आपको फर्स्ट पेज से जो है वो रिवाइज करना है। खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो करना ही पड़ेगा, वरना समझ में रोज आएगा लेकिन क्वेश्चन कोई बनेगा नहीं उसके बाद में जब करने बैठोगे। क्यों? क्योंकि पीछे की चीज़ें भूलते जाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो करना ही है, बाकी सब सब्जेक्ट में करोगे तो मजा आएगा। चलो आज की शुरुआत करेंगे और ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ब्लड वाला। चलो, तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने सारा पोर्शन पढ़ लिया। अब बात करेंगे श्वसन नियमन की। ब्रीदिंग को रेगुलेट कैसे करते हैं, श्वसन को नियमित कैसे करते हैं, नियंत्रित कैसे करते हैं। देखो भाई, आप सो रहे हो, ठीक है, तो सांस क्या बंद हो जाती है क्या? सांस बंद हो जाती है क्या? सांस लेना बंद कर देते हो क्या? नहीं होती। आप ये चाहो कि भाई मैं सांस नहीं लूंगा, कितनी देर तक चालोगे बताओ? 1 मिनट, 1.5 मिनट, बस हो गया। उसके बाद सांस लेनी पड़ेगी। सांस जो है ऐसा नहीं कि आपको यार अलग से काम करना पड़ रहा है, अपने आप सांस चलती रहती है, चलती रहती है ना। आपको कोई अलग से इफर्ट नहीं लगाना पड़ता कि भाई मेरे को तो सांस लेनी तो मैं भूल गया। नहीं, सांस अपने आप चलती रहती है। तो वो चल कैसे रही है, कौन चलाता है उसको, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा सांस जो है, जो आप सांस ले रहे हो कभी कम ज्यादा होती है, ठीक है। आप भाग रहे हो, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी सांस जो है वो जो है ब्रीदिंग जो फास्ट हो जाती है। वो कौन करवाता है? सारी चीजें इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो हेडिंग डाल लेते हैं। और आप, मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि आप भी नोट सुना रहे हो साथ साथ में। हेडिंग डाल लेते हैं, ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। और हिंदी में अगर बात करें तो श्वसन का नियमन, श्वसन का नियमन। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? 1 मिनट, थोड़ा सही कर लूं यार मैं। इंग्लिश में कहेंगे इसको, उफ 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 उफ, आज क्या हो गया भाई, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। इंग्लिश में हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, श्वसन का नियमन। अब जो श्वसन का नियमन है वो 2 तरीके से हो सकता है भाई। श्वसन का नियमन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? एक तो हो सकता है आपका तंत्रिका से नियमन हो सकता है ना, नर्वस रेगुलेशन जिसको कहेंगे, तंत्रिका नियमन हो सकता है। दूसरा हो सकता है केमिकल से, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं, वापस ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं नियमन जो है श्वास का, आप जो सांस ले रहे हो वो चलती रहे, कम ज्यादा हो सांस, कब कम करनी है, कब ज्यादा करनी है, वो जो सारी चीजें हैं वो नियमित किससे होती हैं? वो होती हैं 2 प्रकार की चीजों से नियमित होती हैं। एक है आपका तंत्रिका नियमन, दूसरा है आपका रासायनिक नियमन, ठीक है। तंत्रिका नियमन को इंग्लिश में बोलेंगे नर्वस रेगुलेशन, और जो रासायनिक नियमन है उसको कहेंगे केमिकल रेगुलेशन। तो 2 चीजों से आपका जो है वो नियमन होता है सांस का। एक है तंत्रिका नियमन, दूसरा है आपका रासायनिक नियमन। एक एक की बात करेंगे। इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे आपको पहले एक फ्लो चार्ट बनवा देता हूं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में अपन आगे एक एक डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो जो श्वसन नियमन है वो 2 प्रकार की चीजों से होता है। कौन कौन सी चीजें हैं वो? एक है आपका तंत्रिका नियमन, तंत्रिका नियमन, ठीक है। और दूसरा है आपका, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, नर्वस रेगुलेशन। नर्वस, तो जो आपको समझ में आए, बढ़िया लगे, उसमें याद करो भाई, नर्वस रेगुलेशन। दूसरा है आपका रासायनिक नियमन, रासायनिक नियमन। इंग्लिश में भी लिख देते हैं इसका नाम केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन।
अभी ये तंत्रिका नियमन और रासायनिक नियमन ये कैसे काम करते हैं, कैसे आपकी जो सांस है उसको रेगुलेट करते हैं, कैसे उसको नियमित करते हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे, समझाऊंगा आपको, पूरा समझाएंगे, टेंशन मत लो। अब जो तंत्रिका नियमन है ना, वो दो तरीके की चीजों से होता है। दो जो ऐसे पार्ट हैं अपने दिमाग के अंदर, तंत्रिका से समझ रहे हो आप कि ये ब्रेन की बात होगी, आपके दिमाग की बात होगी। तो दिमाग के अंदर दो जगह ऐसी हैं, दो केंद्र बने हुए हैं, दो सेंटर बने हुए हैं। वो दो सेंटर हैं जो हैं वो नियमित करते हैं आपके श्वास को। ठीक है, इसमें दो सेंटर हैं। कौन कौन से सेंटर हैं वो देखो भाई, दो सेंटर हैं, कलर ये लेते हैं। दो सेंटर हैं इसमें, कहां होते हैं ये? आपके दिमाग के अंदर होते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा सारी बातें। पहला जो सेंटर है उसको कहेंगे अपन श्वसन लय केंद्र। पहले का नाम क्या है? श्वसन लय केंद्र। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये जो केंद्र बना हुआ है ये श्वसन की लय बना के रखेगा, कि सांस आप जो है वो आपकी सांस जो है चलती रहे, उसका लय जो है वो बना रहे। ठीक है, नाम से पता लग रहा है। तो श्वसन लय केंद्र, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रिदम क्या होती है? लय। ठीक है, तो आपकी जो श्वसन की जो लय है उसको बना के रखने का काम कौन करता है? ये वाला सेंटर काम करता है। अब ये कहां होता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, दिमाग में भी कहां होता है उसकी लोकेशन भी आपको अभी बताऊंगा। अभी दूसरे सेंटर की बात करते हैं। दूसरा सेंटर आपका जो है वो क्या नाम उसका? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इंग्लिश में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और हिंदी में उसको कहेंगे श्वास प्रभावी केंद्र। ठीक है, तो हिंदी में नाम लिख लेते हैं पहले इसका, श्वास प्रभावी केंद्र। इंग्लिश में इसको कह देंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, चलो इधर चला गया, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, बाद में लिखने में दिक्कत आएगी वरना। चलो इसको कहेंगे क्या? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो दो प्रकार के जो सेंटर हैं, दो प्रकार के केंद्र हैं आपके दिमाग में। एक है आपका श्वसन लय केंद्र, दूसरा है आपका श्वसन श्वास प्रभावी केंद्र बोल दो। ठीक बात है। इसको और क्या कहते हैं? श्वास, इसको श्वास अनुचन भी इसको कहा जाता है ना, इस केंद्र को श्वास अनुचन केंद्र भी कहा जाता है। तो ये वाला नाम भी ध्यान में रख लेना, श्वास अनुचन केंद्र। ठीक है, अब ये कहां होते हैं कहां नहीं होते उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अभी एक बार आप ओवरऑल फ्लो चार्ट जो है वो बना के आपको मैं दिखा रहा हूं कि क्या क्या अपन को पढ़ना है, उसके बाद में अपन एक एक की बात भी करेंगे। ठीक है, अब बात कर चलते हैं अपन रासायनिक नियमन की। ये तो हो गया अपना श्वसन लय के अंदर होता है, ये दिमाग की बातें होगी, तंत्रिका की बातें होगी। देखो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको कि जो श्वसन नियमन है वो दो तरीकों से हो सकता है, एक तंत्रिका नियमन, दूसरा आपका रासायनिक नियमन। तंत्रिका नियमन के लिए दो केंद्र बने हुए हैं अपने दिमाग के अंदर, एक है आपका श्वसन लय केंद्र, दूसरा है आपका श्वास प्रभावी केंद्र। अब बात करेंगे अपन रासायनिक नियमन की बात करेंगे। तो जो रासायनिक नियमन है ना, ये जो आपका रासायनिक नियमन है ये किसकी मदद से होता है? ये कीमो रिसेप्टर होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, कीमो रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। अब वो कहां कहां होते हैं कीमो रिसेप्टर? क्या होते हैं कीमो रिसेप्टर? ऐसे ये समझो कि ऐसे रिसेप्टर हैं, ऐसी पॉइंट्स हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो क्या कर लेते हैं? केमिकल्स को सेंस कर लेते हैं कि कोई केमिकल बढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा कि भाई ये फलाना केमिकल बढ़ रहा है इसमें। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कीमो रिसेप्टर। कीमो क्या इसके लिए आता है? केमिकल के लिए वर्ड है कीमो, और रिसेप्टर का मतलब जो है ऐसा रिसेप्टर, ऐसा पॉइंट जो क्या कर लेता है? सेंस कर लेता है, जिसके लिए वो क्या है? केमिकल के लिए संवेदनशील होगा और वो क्या करेगा? उसको सेंस कर लेगा कि यहां पर ये केमिकल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अभी बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है? रासायनिक नियमन कैसे होता है? रासायनिक नियमन को देखो भाई ध्यान से। ये होता है आपके कीमो रिसेप्टर्स की मदद से, है ना, ये होता है आपकी कीमो रिसेप्टर्स की मदद से, कीमो रिसेप्टर्स की मदद से होता है। तो रासायनिक नियमन वो कैसे होता है? कीमो रिसेप्टर्स की मदद से होता है। अब कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं उसके बारे में भी लिख देते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो है वो क्या करते हैं? इन रिसेप्टर्स की मदद से, रिसेप्टर्स
जो रसायन के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक नियमन कैसे होता है? कीमो रिसेप्टर्स की मदद से होता है। और कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर हैं जो रसायन के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसमें यार देखो, इसमें देखो दो प्रकार के रिसेप्टर, दो प्रकार के हैं ये। ठीक है, और इनको मैं एक नाम और दे दूं, इसको क्या कहेंगे अपन? जो रसायन के प्रति संवेदनशील है उनको एनसीईआरटी एक नाम कहती है। वो क्या होता है? कीमो सेंसिटिव होता है। कीमो का मतलब केमिकल के लिए सेंसिटिव, मतलब जो संवेदनशील है, इनको नाम दे दिया कीमो सेंसिटिव। हिंदी में इसको कहते हैं रसो संवेदी, है ना? इसको क्या कहेंगे? रसो संवेदी। एक मिनट यार, लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, बिना इससे गर्मी लग रही है। पंखा चला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपकी आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा नॉइज आती है। ठीक है, वीडियो के अंदर। तो चलो, इसको क्या कहते हैं? रसोसंवेदी। रसोसंवेदी का मतलब क्या? संवेदी लिखना है। रसोसंवेदी का मतलब क्या है? कीमो सेंसिटिव। केमिकल के लिए क्या है ये? सेंसिटिव है। केमिकल के लिए क्या है? सेंसिटिव है। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये आपके दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक है आपके केंद्रीय रिसेप्टर और दूसरे आपके परिधीय रिसेप्टर। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये जो आपके कीमो रिसेप्टर हैं ये दो प्रकार के हैं। यहां पहले मैं आपको फ्लो चार्ट सिखा रहा हूं पूरा, उसके बारे में इसके एक एक की बात करेंगे। एक है आपका केंद्रीय कीमो रिसेप्टर, जिसको आप इंग्लिश में सेंट्रल कीमो रिसेप्टर भी बोल सकते हो। और ये दूसरा है परिधीय कीमो रिसेप्टर, जिसको इंग्लिश में आप पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कह सकते हो। कीमो रिसेप्टर। अब जो केंद्रीय कीमो रिसेप्टर वो कहां होगा? वो दिमाग के अंदर होगा। ठीक है, और जो परिधीय कीमो रिसेप्टर है वो दिमाग में नहीं, बाकी पूरे शरीर के अंदर आपको कहीं मिल सकता है। कहां मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो परिधीय कीमो रिसेप्टर है ये भी दो प्रकार का है। ठीक है, ये भी दो प्रकार का, यहां लिख देता हूं, उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। ये भी दो प्रकार का है। अभी आपको लग सकता है कि बड़ा हो गया, लेकिन देखो ध्यान से। एक है भाई इसमें अओर्टिक आर्क, हिंदी में इसको कहते हैं महाधमनी चाप। दूसरा आपका कैरोटिड आर्टरी, हिंदी में इसको कहते हैं ग्रीवा धमनी। क्या कहते हैं? ग्रीवा धमनी। ठीक है, तो ये हिंदी वाले नाम हो गए। अब इनको मैं एक बार वापस समअप कर देता हूं पूरा फ्लो चार्ट, उसके बाद में अपन आगे समझते हैं। श्वसन का जो नियमन है वो दो प्रकार की चीजों से होता है, दो प्रकार के जो आपके सिस्टम है उनसे होता है। एक है आपका तंत्रिका नियमन, दूसरा है आपका जो रासायनिक नियमन। तंत्रिका नियमन जो है उसके लिए दो सेंटर बने हुए हैं दिमाग में। एक है आपका श्वसन लय केंद्र, दूसरा है आपका श्वास प्रभावी केंद्र। ये दो प्रकार के केंद्र लगे हुए हैं और ये दोनों केंद्र जो है वो आपके श्वास को क्या करते हैं? कम ज्यादा करने का काम करते हैं, नियमित करने का काम करते हैं। ये तो होगी तंत्रिका की बात। अब बात करते हैं रासायनिक जो नियमन है वो कैसे होता है, रसायन की मदद से कैसे नियमन हो सकता है। तो रासायनिक नियमन के लिए क्या लगे हुए होते हैं? कीमो रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। कीमो रिसेप्टर की मदद से क्या होता है? ये नियमन होता है। कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं? केमिकल्स को क्या कर लेते हैं? सेंस कर लेते हैं। उनमें सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशील होते हैं। किसके लिए? केमिकल्स के लिए, रसायन के लिए। तो वो क्या करेंगे? जैसे ही वो रसायन अपने ब्लड के अंदर बढ़ेंगे, अपने जो शरीर के जो द्रव हैं उनके अंदर बढ़ेंगे वो केमिकल्स, तो वो रिसेप्टर जो है उनको पता लग जाएगा कि भाई ये वाला केमिकल बढ़ रहा है। तो क्या करते हैं? श्वास को ऊपर नीचे करवाने का काम करते हैं। अब कौन से केमिकल्स हैं वो अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, अब जो ये कीमो रिसेप्टर्स हैं ये दो प्रकार के हैं, एक केंद्रीय कीमो रिसेप्टर, एक परिधीय। केंद्रीय कीमो रिसेप्टर जो है वो कहां होंगे? वो दिमाग के अंदर होंगे। और दूसरी बात को परिधीय कीमो रिसेप्टर वो आपकी बॉडी के अंदर होंगे। कहां होंगे बताऊंगा। अब परिधीय कीमो रिसेप्टर्स जो है वो दो जगह होंगे। कहां पे? एक है आपकी अओर्टिक आर्क, जिसको हिंदी में महाधमनी चाप कहते हैं, और दूसरी आपकी कैरोटिड आर्टरी, उसके अंदर होते हैं। कैरोटिड आर्टरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रीवा धमनी। तो यहाँ ये जो है मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट बताया है। अब अपन एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन तंत्रिका नियमन की डिटेल में बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे अपन रासायनिक नियमन की बात करेंगे।
ठीक है, चलो भाई हेडिंग बढ़िया से डालते हैं किसकी, तंत्रिका नियमन की। तंत्रिका नियमन, तंत्रिका नियमन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं नर्वस रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन, नर्वस रेगुलेशन, ठीक है। तंत्रिका नियमन कैसे होता है, अब मैं आपको बताया तंत्रिका नियमन के लिए दो चीजें हैं, कौन कौन सी हैं, बस उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी दो चीजें हैं भाई बताओ, कौन कौन से दो सेंटर बताए थे मैंने आपको। एक बताया था मैंने आपको कौन सा, लय केंद्र बताया था मैंने आपको, ठीक है, श्वसन लय केंद्र, जिसको अपन रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया क्या, श्वास प्रभावी केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ये कहां होते हैं बताऊंगा अभी, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, चलो कहां होते हैं सबसे पहले बात करेंगे श्वसन लय केंद्र की। तो इसकी लोकेशन क्या है, चलो लोकेशन की बात करते हैं, इसकी लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन कहां है जी इसकी, लोकेशन है इसकी मेडुला में, मेडुला ओब्लेंगेटा। ये मेडुला ओब्लेंगेटा कहां होता है, ये आपके दिमाग के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर ये मेडुला ओब्लेंगेटा नाम की एक जगह है। उस मेडुला ओब्लेंगेटा, वो कहां पर है मेडुला ओब्लेंगेटा, ठीक है, मस्तिष्क के कौन से भाग के अंदर है, ठीक है, मैं बता सकता हूं आपको हिंड ब्रेन के अंदर होता है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। कहां बताएंगे ये जब अपन जो नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर है, तंत्रिका तंत्र वाला जो चैप्टर है, वहां पर अपन इसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी आप इतना समझो कि आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, उसके अंदर एक जगह होती है मेडुला नाम की। उस मेडुला के अंदर क्या होता है, ये आपका लय श्वसन केंद्र जो है वो स्थित होता है। अरे समझ में आई या नहीं आई, मैं कह रहा हूं आपके मस्तिष्क के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मेडुला, ठीक है। उस मेडुला के अंदर क्या होता है, आपका श्वसन लय केंद्र जो है वो स्थित होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो स्थित होता है। और मान रहे हो या नहीं मान रहे, मान रहे हो। चलो अब इसके बारे में, ये जो श्वसन लय केंद्र है, ये जो है सबसे मेन जो चीज है वो यही है, ठीक है। जितने भी जो नियमन होंगे ना, सांस में जितने भी उतार चढ़ाव होंगे, वो करवाएगा कौन, यही करवाएगा, ठीक है, श्वसन लय केंद्र ही करवाएगा। भाई सांस को धीरे करवाना है, श्वसन लय केंद्र करेगा। सांस को फास्ट करना है, आपको कौन करेगा, श्वसन लय केंद्र करेगा। तो भैया बाकी के जो आपने बताए नियमन के, वो क्या करेंगे, जैसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो आपका श्वास प्रभावी केंद्र है, ये खुद कुछ नहीं करता भाई, ये खुद श्वास को प्रभावित नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, ये ऑर्डर देता है, किसको ऑर्डर देगा, श्वसन लय केंद्र को ऑर्डर देगा। इसको कुछ लगा कि भाई मेरे को कुछ चेंजेस करवाने हैं, मेरे को कुछ बदलाव करवाने हैं, तो ये डायरेक्ट बदलाव नहीं करवा सकता। इसको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा, किसको, श्वसन लय केंद्र को ऑर्डर देगा। उसके बाद में श्वसन केंद्र जो लय केंद्र जो है ना, वही क्या करेगा, उतार चढ़ाव करेगा आपकी सांस के अंदर। बाकी जो दूसरे हैं, देखो सांस के अंदर उतार चढ़ाव करने की क्षमता किसके अंदर है, सिर्फ श्वसन लय केंद्र के अंदर है, उसके अलावा किसी के अंदर नहीं है, ठीक है। श्वसन लय केंद्र जो है वही आपकी सांस में उतार चढ़ाव करेगा। चाहे वो आपका श्वास प्रभावी केंद्र हो, वो क्या कर सकता है, सिर्फ ऑर्डर देगा, किसको, श्वसन लय केंद्र को, लेकिन काम यही करेगा। चाहे आपके रासायनिक जो आप नियमन वाले बताए मैंने आपको, जिसमें अवोटिक आर्क बताया मैंने, कैरोटिड आर्टरी बताई, वो सारे जो हैं वो भी क्या है, खुद कुछ नहीं कर सकते। वो उनको जो है लगेगा कि माहौल कैसा है, उसके हिसाब से वो केमिकल को सेंस करेंगे, उसके बाद में जो है ऑर्डर किसको देंगे, श्वसन लय केंद्र को ही देंगे। मतलब काम जो श्वसन लय केंद्र को करना है, बाकी सारे क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बारे में, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, ध्यान से सुनना भाई, एक मिनट। ये क्या है, मुख्य केंद्र है, ये है मुख्य केंद्र है। किसका मुख्य केंद्र है भाई, मुख्य केंद्र है जो श्वास, जो श्वास की लय को
को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। श्वास की लय को नियंत्रित करता है, चाहे वो सामान्य श्वास हो, चाहे वो, चलो दूसरे कलर से लिखता हूं, चाहे वो सामान्य श्वास हो या फिर वो बलपूर्वक श्वास हो, या फिर और बलपूर्वक श्वास हो। ठीक है, तो जो आप सांस जो है आप चाहे बलपूर्वक ले रहे हो या फिर आप जो है श्वास जो आपकी सामान्य चल रही है, आप सो रहे हो तो भी श्वास चल रही है, ठीक है, या फिर आप भाग रहे हो तो आपकी सांस जो है वो बढ़ जाती है, बलपूर्वक श्वास लेते हो उस टाइम पे, है ना। तो वो सारी चीजें जो चेंज कौन करवाएगा, सिर्फ जो है आपका यही श्वसन लय केंद्र करेगा। तो इसलिए क्या लिखा है मैंने, ये क्या है, मुख्य केंद्र है किसके लिए, जो श्वास की लय जो है ना उसको बदल सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, वो कौन कर सकता है, सिर्फ श्वसन लय केंद्र ही कर सकता है, चाहे वो आपकी सामान्य श्वास हो या फिर आपकी वो बलपूर्वक श्वास हो। यहां तक बातें क्लियर है। उसके बारे में आगे, उसके बाद में अपन आगे एक पॉइंट और लिखते हैं, सांस लेने के तरीके सॉरी लेने के तरीके में कोई भी बदलाव श्वसन लय केंद्र को संकेत देकर ही लाया जा सकता है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैंने आपको बताया ना वही बातें मैं यहां लिख रहा हूं। क्या बताया मैंने आपको कि भाई दूसरे जो सेंटर हैं, दूसरे जो केंद्र हैं, दूसरे जो नियमन के तरीके हैं, अपने रासायनिक नियमन भी पढ़ेंगे, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको कोई बदलाव लाना है, सांस के तरीके में कोई भी बदलाव अगर लाना है तो किसको, श्वसन लय केंद्र जो है उसको संकेत देकर, ही ना, श्वसन लय केंद्र को देखकर लिख दिया मैंने, संकेत बीच में नहीं लिखा, उसको लिखते हुए। केंद्र को संकेत देकर ही लाया जा सकता है ना। तो कोई भी अगर आपको बदलाव लाना है, सांस के तरीके में कोई बदलाव लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, श्वसन लय केंद्र को संकेत देकर ही लाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे एक और पॉइंट लिखूंगा मैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि केवल, चलो उसको ऐसे लिखते हैं, श्वसन लय केंद्र, इंग्लिश वाला नाम भी याद रखना है इसका, ठीक है। श्वसन लय केंद्र केवल अंतः श्वसन को नियंत्रित कर सकता है, को नियंत्रित अब यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो वो देख लेना ना, कर सकता है। कैसे आ सकता है बताऊंगा। जो श्वसन लय केंद्र है ना, वो सिर्फ केवल किसको नियंत्रित कर सकता है, किसको कंट्रोल कर सकता है, अब अंतः श्वसन, मतलब अंदर जो सांस खींच रहे हो उसको ही वो कंट्रोल कर सकता है, बाहर जो सांस निकाल रहे हो उस पर उसका कोई जोर नहीं है। ठीक बात है। क्यों नहीं है, बाहर सांस निकाल रहे हो उस पर कोई जोर नहीं है भाई। जो अपना दिमाग है वो क्या कर सकता है, आपकी जो पेशियां हैं उनको संकुचित करवा सकता है, ठीक है। और अंतः श्वसन कैसे होता है, आपकी जो पेशियां डायफ्राम है, ठीक है, और आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल है, ठीक है, उनको ही वो क्या करवा सकता है, संकुचित करवा सकता है। जैसे वो संकुचित होंगी तो आप सांस अंदर ले लोगे, और जैसे ही वो अपने आप रिलैक्स होंगे उसके बाद में तो वो सांस आप बाहर छोड़ दोगे। तो आपका जो श्वसन केंद्र है, जो आपका श्वसन लय केंद्र है, वो सिर्फ आपके अंतः श्वसन को कंट्रोल कर सकता है। तो आप जब अंतः श्वसन, भैया आप फिर सांस कम ज्यादा कैसे होगी, ये तो सिर्फ अंतः श्वसन करेगा, सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया तो कर ही नहीं सकता। तो मैं कह रहा हूं अगर आप इसको अंतः श्वसन जो आप अंदर ले रहे हो, जो सांस अंदर ले रहे हो, अगर उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप, उसको अगर उसको कम ज्यादा करेंगे तो सांस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ और घट सकती है। कैसे बढ़ेगी घटेगी अभी आगे बताऊंगा। तो अगर सिर्फ आप आपके जो अंतः श्वसन की जो क्रिया है उसको कम ज्यादा करोगे तो सांस पर पूरा इफेक्ट आएगा। आप जो बाहर है वो भी जल्दी जल्दी छोड़ोगे, वो भी आपको जल्दी जल्दी निकालनी पड़ेगी, ठीक है।
तो अभी बताऊंगा ना। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, सिर्फ ये अंतः श्वसन को क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, ये इसके बारे में बातें होगी। अब चलेंगे अपन श्वास प्रभावी केंद्र पे। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पे। क्या है ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर? सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे, लोकेशन कहां पे इसकी, लोकेशन देख लो भाई इसकी। सबसे पहले तो लोकेशन कहां स्थित होता है, ये लोकेशन है इसकी पोन्स। पोन्स, पोन्स कहां होता है? वही आपके मस्तिष्क के अंदर क्या है, एक पोन्स नाम की भी एक जगह है। जैसे मेडुला नाम की एक जगह है मस्तिष्क में, वहां पे पोन्स नाम की भी एक जगह है। और पोन्स के अंदर क्या होता है आपका, ये होता है श्वास प्रभावी केंद्र, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। अब इसका कार्य क्या है उसके बारे में बात करेंगे। न्यूमोटैक्सिक सेंटर को और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्विच ऑफ सेंटर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, स्विच ऑफ सेंटर भी इसको कहते हैं। स्विच ऑफ सेंटर क्यों कहते हैं इसको, स्विच ऑफ सेंटर क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या करवाता है, जो अंतः श्वसन की जो क्रिया है उसको घटाने का काम करता है। इसको स्विच ऑफ सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि अंतः श्वसन की जो क्रिया है उसको कम करवा देता है। कैसे कम करवा देता है अभी बताऊंगा, देखो। तो इसका काम क्या है वो देखो, एक मिनट। अगर ये सक्रिय हो जाएगा, इसके सक्रिय होने पर यह श्वसन लय केंद्र, वो आ गया ना, श्वसन लय केंद्र, खुद कुछ नहीं कर सकते, श्वसन लय केंद्र कोई बोलेंगे, श्वसन लय केंद्र को संकेत देगा, को संकेत देकर अंतः श्वसन की क्रिया, संकेत देकर अंतः श्वसन की अवधि को, ठीक है, मतलब जो ड्यूरेशन है उसकी, अभी बताऊंगा ड्यूरेशन क्या होती है ना, कि अवधि को, अवधि मतलब टाइम, ठीक है, समझते हैं इतना, तो अवधि को कम करवा देता है। अब इस पॉइंट का आपको मतलब जो है एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो मजा आएगा। कम कर देता है, और ऐसा जब होगा ना, अभी बताऊंगा। चलो, स्विच ऑफ सेंटर क्यों कहते हैं इसको, स्विच ऑफ सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो क्या कहता है, वो किसको सिग्नल देता है, वो किसको संकेत देता है, वो संकेत देता है आपके श्वसन लय केंद्र को। क्या कहता है उसको, क्या ऑर्डर देता है, ये जो आपका श्वास प्रभावी केंद्र है ये श्वसन लय केंद्र को कहता है कि देख भाई, तो क्या कर, अंतः श्वसन की जो अवधि है, जो ये सांस लेने की, आप अंदर सांस खींच रहे हो, मैं इतनी देर तक सांस खींचा, 1 सेकंड तक मान लो सांस खींचा, तो इस 1 सेकंड को वो क्या है, कम करवा देता है कि भैया 1 सेकंड तक सांस खींच रहा है, इसकी सांस को आप कम करवा दो। भैया इससे क्या होगा, क्यों करवाता है ये कम, ये जब आप अंतः श्वसन की क्रिया जो है, ये जो आपकी अवधि है, मैं 1 सेकंड तक सांस खींच रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल अगर मैं 1 सेकंड तक सांस खींच रहा हूं, अगर ये 1 सेकंड को कम करवा देगा तो क्या होगा, मेरी ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाएगी, जो मेरी सांस लेने की जो दर है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, देखो आप भाग रहे हो, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या है, आप सांस कैसे लेते हो, ऐसे सांस लेते हो, क्यों, कैसे क्यों लेते हो, क्योंकि आप जो है उस टाइम पे आप जो सांस बाहर निकाल ही रहे होते हो, सांस अंदर कम लेते हो और बाहर निकालते ज्यादा हो। करके देख लो एक बार, आप भाग रहे हो तब सांस कैसे लेते हो, उस टाइम पे आप जो है सांस अंदर कम लेते हो और बाहर ज्यादा निकालते हो, और उस टाइम पे आपको पता है कि आपकी जो श्वसन की जो दर है वो भी बढ़ी हुई होती है। अरे भाई सांस लेने की दर जो है वो बढ़ी हुई होती है, नहीं होती उस टाइम पे जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, भाग रहे होते हो, कुछ भी काम कर रहे होते हो, और आपकी जो है सांस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, जो दर है वो बढ़ जाती है। तो वो कैसे बढ़ती है, उस टाइम पे जो आपका श्वास प्रभावी केंद्र है वो क्या करता है, आपकी जो अंतः श्वसन की जो क्रिया है, अंतः श्वसन की जो अवधि है, आप जो अंदर सांस खींच रहे हो उस टाइम उसको तो कम कर देता है। जैसे मैं मान लो नॉर्मली अगर मैं 1 सेकंड तक सांस अंदर लेता हूं, 1 सेकंड तक अगर मैं सांस कम लेता हूं, तो लेकिन जब मैं फिजिकल एक्सरसाइज करूंगा तो मैं 1 सेकंड तक सांस अंदर नहीं लूंगा, उससे कम ही लूंगा, और जब मैं सांस अंदर कम खींचूंगा तो मुझे बाहर ज्यादा निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, इसका थोड़ा सा लॉजिकल समझो भाई। सांस अंदर ले रहे हो तो ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा जा रही है, अरे मान रहे हो या नहीं मान रहे, सांस अंदर खींच रहे हो मतलब ऑक्सीजन जा रही है, और सांस बाहर निकाल रहे हो मतलब CO2 बाहर निकल रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपके अंदर CO2 ज्यादा बनती है, बिल्कुल भैया बनती है, आपने पहले ही बताया ये बात कि फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो CO2 ज्यादा बनती है। तो CO2 तो बहुत ज्यादा बन रही है, आप सांस कम कम ले रहे हो, ठीक है, आप अंदर तो सांस कम कम ले रहे हो और अंदर CO2 बन रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सांस बहुत ज्यादा छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो सांस कैसे लेते हो,
ज्यादा सांस बाहर निकालते हो, कम अंदर कम लेते हो। क्यों? क्योंकि अंदर CO2 बन रही है ज्यादा, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अरे समझ में आई या नहीं आई? आई क्या? ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है ये, जो उस टाइम पे कौन एक्टिव हो जाता है आपका, ये कौन, श्वास प्रभावी केंद्र, जिसको स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है, संकेत देता है किसको, श्वसन लय केंद्र को संकेत देता है कि भैया आप क्या करो, अंतः श्वसन, जो सांस अंदर खींचने की जो अवधि है ना, जो टाइम है, उसको कम कर दो। अगर ये 1 सेकंड तक सांस खींचता था पहले, तो अब इसका टाइम कम कर दो। जैसे ही वो टाइम कम होगा तो इसकी जो श्वसन की दर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि सांस अगर आप अंदर कम खींचोगे तो बाहर आपको ज्यादा निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सांस जो जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी CO2 बाहर निकालना है। अरे समझ में आई या नहीं आई? आई ना? ठीक है। तो ये जैसा ये काम होगा तो क्या बढ़ जाएगा, आपकी श्वसन की जो दर है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब है, इसका मतलब, इसका मतलब है तीव्र सांस, तीव्र श्वसन होगा। एक मिनट, तीव्र श्वसन होगा। क्या लिख रहा हूं मैं? होगा। चलो अब देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, इसके सक्रिय होने से, किसके सक्रिय होने से, ये आपका श्वास प्रभावी केंद्र, स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं। इसके सक्रिय होने पर क्या होगा, ये श्वसन लय केंद्र को संकेत भेजेगा। किसको? इसको भेजेगा संकेत, इसको संकेत भेजेगा। और क्या करेगा, कहेगा, इसको कहेगा कि अंतः श्वसन की जो अवधि है उसको कम कर दो। जैसे ही जो अंतः श्वसन की जो अवधि है वो कम होगी, अंतः श्वसन की अवधि कम होने पर क्या होगा, आपकी जो श्वसन की जो क्रिया है वो तीव्र हो जाएगी, श्वसन की जो दर है वो बढ़ जाएगी। समझ में आई या नहीं आई? तो मैंने आपको 1-2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए मैंने आपको कि जो जितने भी श्वसन से रिलेटेड जो काम है वो डायरेक्टली कौन करवाता है, वो आपका जो श्वसन लय केंद्र है वही करवाता, बाकी सारे इसको ऑर्डर देते हैं। तो एक ऑर्डर तो इसने दे दिया जी। अब आगे बात करेंगे, ये तो अपने तंत्रिका नियमन जो है पढ़ लिया, NCERT में इतना ही है। जो थोड़ी बाहर की चीजें थी वो भी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको इसके अलावा आपको नहीं पूछा जाएगा, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। अब बात करेंगे अपन क्या है, रासायनिक नियमन की बात करेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालते हैं रासायनिक नियमन। तंत्रिका नियमन अपन ने देख लिया, अब रासायनिक नियमन की बात करेंगे। रासायनिक नियमन, रासायनिक नियमन, रासायनिक नियमन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको कहा जाता है भैया केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको 2 प्रकार का बताया था। कैसा बताया था? एक मैंने आपको इसमें केंद्रीय बताया था और दूसरा मैंने आपको परिधीय बताया था। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। ये है आपका केंद्रीय, इसमें लगे हुए केंद्रीय कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार रुको, मैं वापस बताता हूं, एक मिनट रुको। क्या होते हैं कीमो रिसेप्टर? तो जो रासायनिक नियमन वो किससे होता है बता चुका हूं, लेकिन आप वापस नोट्स में ऐड कर देते हैं। किसकी मदद से होता है? वो होता है कीमो रिसेप्टर से, कीमो रिसेप्टर से होता है। ठीक बात है भाई, कीमो रिसेप्टर से होता है। ये कीमो रिसेप्टर करते क्या है ये बता चुका हूं मैं आपको, लेकिन वापस बताते हैं। कीमो रिसेप्टर करते क्या है? ये क्या करते हैं, शरीर के द्रव्य में, शरीर के द्रव्य कौन से, आपका ब्लड हो गया, उसके अलावा एक और द्रव्य बताऊंगा। ठीक है, तो आपका रक्त जो क्या द्रव्य ही है ना, शरीर के अंदर रहता है। ठीक है, तो शरीर के द्रव्य में CO2 H+ आयन, CO2 हो गया आपका, H+ आयन हो गया, कि H+ आयन जैसे रसायन, जैसे रसायन का पता लगाते हैं। ठीक है, तो कीमो रिसेप्टर है वो करते क्या है, शरीर के द्रव्य में, जैसे आपका ब्लड हो गया, दिमाग के अंदर भी एक द्रव्य होता है, उसके बारे में बात बताऊंगा ना भी। तो दिमाग के अंदर भी एक द्रव्य होता है, शरीर के अंदर आपका खून बहता ही है। ठीक है, तो ये जो द्रव्य है इनके अंदर अगर CO2 H+ आयन ऐसे अगर केमिकल्स की क्या होगी, ये अगर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, इनका बढ़ना
या फिर इनका घटना, ऐसे कुछ भी होगा ना, तो ये जो है ये कीमो रिसेप्टर जो है ये इनको पता लग जाएगा कि भाई CO2 बढ़ेगा, तो कीमो रिसेप्टर को पता लग जाएगा कि भाई CO2 बढ़ रहा है, चेंज बदलाव जो है सब्सटेंस के अंदर करवाने पड़ेंगे। H+ आयन बढ़ेगा तो कीमो रिसेप्टर को पता लग जाएगा कि भैया आप बढ़ रहे हैं, तो क्या करवाना पड़ेगा, बदलाव करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो CO2 और H+ आयन जो है, इन ये जो रसायन है भाई, सांस लेने में तो यही रसायन काम आते हैं, तो इनकी जो ये है इनका पता लगता है, किसको, कीमो रिसेप्टर को पता लगता है। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, भैया ऑक्सीजन का पता नहीं लगता क्या? तो मैं कह रहा हूं कि श्वसन को नियमित करने में ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं है। ऑक्सीजन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कोई मतलब नहीं है उससे। मतलब किससे है कि भैया CO2 बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अगर CO2 बढ़ गई तो आपका श्वसन जो है उसमें अंदर बदलाव आ जाएगा। ऑक्सीजन का मतलब नहीं है, ठीक है, लेते मतलब ऑक्सीजन नहीं है, जब श्वसन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन आएगी अंदर, है ना। लेकिन जो मेन जो जिसका मतलब है वो क्या है आपका, CO2 और H+ आयन, केमिकल्स में CO2 + H+ आयन, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन का कोई संबंध नहीं है किसकी, श्वसन नियमन के अंदर। ठीक बात है कि भाई आपको कहीं भी रोल नहीं दिखेगा ऑक्सीजन का कि वो ऑक्सीजन कम ज्यादा हो रही है तो हम क्या करें, सांस ज्यादा ले लें कम ले लें, ना, CO2 और H+ का ही रोल है, ये अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं ये पॉइंट कि ऑक्सीजन के प्रति, ऑक्सीजन, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, ऑक्सीजन के प्रति कोई भी संवेदनशील, ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील नहीं होते, ऐसे लिख देते हैं, संवेदन, एक तुम्हें राइटिंग गंदी आती है भाई, आपको भी समझ में आती है नहीं आती पता नहीं, संवेदनशील नहीं होते, नहीं होते, ठीक है। तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील नहीं होते, किसके प्रति होते हैं, CO2 और H+ आयन के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब ये कीमो रिसेप्टर जो है वो 2 प्रकार के हैं जी, ठीक है। कौन कौन से हैं वो अभी बात करते हैं उनके बारे में। कौन कौन से हैं, एक है आपका केंद्रीय, केंद्रीय कीमो रिसेप्टर, और दूसरा है आपका परिधीय कीमो रिसेप्टर, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया दिया था। जो केंद्रीय कीमो रिसेप्टर वो कहां होता है, आपके मस्तिष्क के अंदर होता है। कहां होता है, आपके मस्तिष्क के अंदर, तो उसके बारे में लिख देते हैं, कहां स्थित होता है, ये कहां स्थित होता है, आपके जो आपका श्वसन लय केंद्र है उसके पास में ये स्थित होते हैं। तो श्वसन मस्तिष्क में श्वसन लय केंद्र, श्वसन केंद्र लिख दिया क्या, श्वसन लय केंद्र आएगा, श्वसन लय केंद्र के पास स्थित होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर है, केंद्रीय रिसेप्टर कहां होते हैं, जो मस्तिष्क के अंदर आपका जो श्वसन लय केंद्र है उसके पास ये स्थित होते हैं। ये करते क्या है अभी बात करूंगा, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो परिधीय आपके जो कीमो रिसेप्टर है ये कहां होते हैं, इनके लिए 2 जगह हैं। एक है आपका अवोटिक आर्क, जिसको अपन महाधमनी चाप कहेंगे हिंदी में, महाधमनी चाप। दूसरा है आपका कैरोटिड आर्टरी, क्या है, कैरोटिड आर्टरी, जिसको अपन ग्रीवा धमनी कहेंगे, ग्रीवा धमनी कहेंगे, ठीक है। अब जो महाधमनी चाप है और जो ग्रीवा धमनी है ये कहाँ होंगी, ये कहाँ पर है, आपकी धमनियों में है ना। तो ये जो कीमो रिसेप्टर है, ये जो परिधीय कीमो रिसेप्टर है, ये कहाँ पे आपकी इन धमनियों के अंदर है ये, ठीक है। तो जैसे ही, और धमनियों में क्या होता है आपका पता है, ब्लड होता है भाई, ठीक है। ब्लड के अंदर जैसे ही CO2 और H+ आयन जो है वो बढ़ेंगे तो क्या होंगे, ये आपकी जो रिसेप्टर ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक्टिवेट होंगे किसको सिग्नल देंगे, वही आपकी किसको, श्वसन लय केंद्र को। खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते ना ये, श्वसन लय केंद्र को बोलेंगे भाई CO2 बढ़ रही है, H+ बढ़ रही है, तो आप ये काम करो, सांस की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा दो, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन अंदर आए या फिर CO2 बाहर निकले।
ठीक है, तो ये आप इसका ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊं क्या? जैसे ये क्या है आपकी, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी है, इसमें यहां पर देखो ये रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये रिसेप्टर लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है आपके रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर हैं। और जैसे ही यहां पर इसमें ब्लड जा रहा है, इस धमनी में क्या जाएगा? ब्लड जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ब्लड तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे ही क्या होगे, CO2 बढ़ेगा, H+ आयन जो है वो बढ़ेंगे, तो क्या होगा, ये रिसेप्टर जो है वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। ये रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये सिग्नल किसको देंगे? ये सिग्नल देंगे आपके किसको? लय केंद्र को सिग्नल देंगे, लय केंद्र को सिग्नल देंगे। ठीक है, और फिर लय केंद्र जो है वो बदलाव लाएगा और इन CO2 इनको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। समझ में आई या नहीं आई? आई क्या? ठीक है, चलो अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि भैया ये वाले जो है ना आपके परिधीय कीमो रिसेप्टर, जैसे आपके महाधमनी चाप के अंदर हो गए या फिर आपके कैरोटिड आर्टरी के अंदर हो गए, ग्रीवा धमनी के अंदर हो गए, ये तो किस पर काम करेंगे कि जो ब्लड है भाई, क्योंकि ये धमनी के अंदर है, ये सारे कीमो रिसेप्टर, ये कौन से जो परिधीय कीमो रिसेप्टर है कहां पर है? धमनियों के अंदर है। और धमनियों में क्या होता है? रक्त बहता है, तो रक्त के अंदर अगर CO2 और H+ बढ़ेगा तो ये सारे काम जो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और किसको सिग्नल दे देंगे? आपके जो लय केंद्र है जो है उसको सिग्नल दे देंगे। लेकिन आप हमें एक बात बताओ, ये जो केंद्रीय कीमो रिसेप्टर है ये तो दिमाग के अंदर है। ठीक है, वहां ब्लड के अंदर का CO2 बढ़ेगा तो ही काम करेगा या फिर और कोई सिस्टम है वहां पे? तो वहां पर रक्त के अंदर CO2 और H+ बढ़ने पर नहीं होगा। मैंने आपको ये लिखवाया कि शरीर के द्रव, ठीक है, ना कि मैंने ये लिखवाया कि रक्त के अंदर। देखो मैंने आपको क्या लिखवाया कि शरीर के द्रव में CO2 और H+ आयन बढ़ेंगे। तो वो शरीर के, अगर सिर्फ रक्त की बात होती है मैं रक्त लिखवा देता आपको, लेकिन यहां पर बात किसी द्रव की बात हो रही है। तो ये रक्त के अंदर कौन काम करते हैं? ये परिधीय कीमो रिसेप्टर काम करते हैं। लेकिन ये जो केंद्रीय कीमो रिसेप्टर कहां काम करता है? दिमाग के अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, शॉर्ट में इसको CSF कहा जाता है, हिंदी में इसको मस्तिष्क मेरु द्रव कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं अपन, ये किस पर काम करता है यहां लिखते हैं। ठीक है, कोई भी बदलाव किसमें? कोई भी एक मिनट, H+ आयन और CO2 में, एक मिनट इसमें हिंदी में लिखूं क्या? पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, पहले हिंदी में लिख। चलो, मस्तिष्क मेरु द्रव, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF कहते हैं शॉर्ट में इसको। ठीक है, CSF में CO2 और H+ आयन में कोई भी बदलाव आएगा तब उसको केंद्रीय कीमो रिसेप्टर सेंस कर लेंगे। अरे समझ में आई या नहीं आई ये बात? जो आपका केंद्रीय कीमो रिसेप्टर कहाँ होता है भैया? दिमाग के अंदर होता है। दिमाग में क्या होता है? दिमाग में होता है एक द्रव भरा हुआ होता है जिसको कहते हैं मस्तिष्क मेरु द्रव, या फिर इसको कहते हैं इंग्लिश में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF शॉर्ट में इसको कहते हैं। अगर उस फ्लूइड के अंदर, उस द्रव के अंदर अगर CO2 और H+ आयन जो है ये अगर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, कुछ भी बदलाव अगर आएगा, ठीक है, तो ये जो है ये केंद्रीय कीमो रिसेप्टर ये इसको सेंस कर लेगा। इसको पता लग जाएगा कि भाई CO2 बढ़ रहा है, घट रहा है, H+ आयन बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे ही इनको पता लगेगा केंद्रीय कीमो रिसेप्टर को कि भाई घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कोई बदलाव आ रहा है, तो ये क्या करेंगे? इनको पता लग जाएगा और ये किसको भेजेंगे सिग्नल? ये भेजेंगे आपके
श्वसन लय केंद्र को, खुद कुछ नहीं कर सकते, श्वसन लय केंद्र को भेजेंगे और उसको कहेंगे कि भैया ऐसे ऐसे बदलाव आपको करना है। तो ये जो चीजें, ये बदलाव आ गई CO2 और H+ आयन की कंसेंट्रेशन में, आप एक काम करो, जो भी सबको सही लगे वो बदलाव इसमें कर दो ताकि ये सारी चीजें ठीक हो जाए। ठीक है, तो केंद्रीय कीमोरिसेप्टर का आपको पता लग गया। अब बात कर लेते हैं इनकी भी। पहले मैं ये मिटा देता हूं। ये जो है वो ब्लड पे काम करते हैं, ये दोनों किस पे काम करते हैं, ब्लड पे। बता दिया मैंने, क्योंकि इनमें क्या है, धमनियां हैं, धमनियों में क्या बहता है, रक्त बहता है। ठीक है, तो रक्त भी क्या शरीर का द्रव है, और आपके जो दिमाग के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो भी क्या शरीर का द्रव ही है। तो अगर शरीर के द्रव के अंदर, दिमाग के अंदर, दिमाग वाले जो द्रव है, जो जिसको मस्तिष्क मेरुद्रव्य कहते हैं, अगर उसके अंदर कोई बदलाव आएगा तो केंद्रीय कीमोरिसेप्टर काम करेगा। और अगर रक्त के अंदर बदलाव आ रहा है तो उसमें कौन काम करेगा, ये काम करेगा, परिधीय कीमोरिसेप्टर काम करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि रक्त में CO2 और H+ आयन में कोई भी बदलाव आएगा तब परिधीय कीमोरिसेप्टर सेंस कर लेंगे। ठीक है, तो रक्त के अंदर अगर CO2 और H+ आयन में कोई भी अगर बदलाव आ रहा है तो उसको कौन सेंस करेगा, ये परिधीय कीमोरिसेप्टर। और परिधीय कीमोरिसेप्टर कहां होते हैं, एक तो महाधमनी चाप के अंदर होते हैं और एक ग्रीवा धमनी में। ठीक है, तो ब्लड तो हर जगह जाएगा, महाधमनी चाप में भी जाएगा, ग्रीवा धमनी में जाएगा। तो कोई भी अगर बदलाव आता है तो उसको कौन सेंस कर लेता है, ये परिधीय कीमोरिसेप्टर लगे हुए होते हैं, ये सेंस कर लेते हैं। और सेंस करने के बाद में क्या करते हैं, वही सिग्नल भेजेंगे। किसको सिग्नल भेजेंगे, जो आपके श्वसन लय के अंदर है उसको सिग्नल भेजेंगे, भैया कुछ बदलाव इसमें करो। क्योंकि खुद तो ये बदलाव नहीं कर सकते, बदलाव कौन कर सकता है, सिर्फ श्वसन लय के अंदर ही कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये दिमाग वाले काम करता है, ये रक्त वाला काम करता है। तो ये दोनों जो है सेंस करने के बाद में क्या करेंगे, सेंस कर लिया मान लो दोनों ने, ठीक है, इसने भी सेंस कर लिया और इसने भी सेंस कर लिया। सेंस करने के बाद में क्या करते हैं, यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन है। सेंस करने के बाद में क्या करते हैं, H+ आयन और CO2 एक मिनट, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको लिखते हैं मस्तिष्क मेरु द्रव और रक्त में CO2 और H+ आयन बढ़ने पर कीमोरिसेप्टर सेंस कर लेंगे और उसके बाद सिग्नल भेजेंगे, संकेत देंगे। उसके बाद श्वसन लय केंद्र को संकेत देंगे और फिर श्वसन लय केंद्र श्वसन दर में बदलाव लाएगा। ठीक बात है। तो ये बातें मैंने आपको बताई। क्या बताई
कि जो केंद्रीय कीमोरिसेप्टर है वो दिमाग के अंदर सेंस करेगा किसको, CO2 और H+ बढ़ेगा तो उसको सेंस करेगा, और आपके जो आयोटिक आर्क जो कैरोटिड आर्टरी वाले हैं ये आपके रक्त के अंदर करेंगे। सेंस करने के बाद में क्या करते हैं, ये सिग्नल भेजते हैं, किसको सिग्नल भेजते हैं ये श्वसन लय केंद्र को, और श्वसन लय केंद्र जो वो बदलाव लाता है उसके बाद में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, पहले भी मैंने आपको बता दिया है लेकिन एक बार नोट्स में और ऐड कर लो ताकि सही लगेगा आपको। क्या पॉइंट है, पॉइंट यार ये है कि ऑक्सीजन श्वसन नियमन में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो श्वसन नियमन में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, CO2 और H+ का है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक ये सारी बातें कहानी बता दी मैंने आपको, अब थोड़ा सा मैं आपको याद रखने के लिए एक चीज बता देता हूं। देखो इसी चीज को बताता हूं, यहां पे क्या है आपका श्वसन लय केंद्र, क्या है आपका श्वसन लय केंद्र है आपका। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, ये होता कहां पे है, ये होता कहां पे है, जो भी बातें बताई बस वही लिख रहा हूं ना। होता कहां पे, मेडुला में होता है भैया, मेडुला में। जो लिखा है वो सही सारा इस पेज पे लिख रहा हूं मैं ना, मेडुला में होता है। इसके अलावा और क्या होते हैं, इसके अलावा क्या होता है, एक होता है आपका उस केंद्रीय, चलो अलग कलर से लिखते हैं, एक होता है आपका केंद्रीय कीमोरिसेप्टर, एक होता है आपका परिधीय कीमोरिसेप्टर, परिधीय कीमोरिसेप्टर, ठीक है। परिधीय कीमोरिसेप्टर में दो हैं भाई, एक है आपका कहाँ होता है ये, एक ओवोटिक आर्क में होता है, ओवोटिक आर्क में, दूसरा होता है आपका कैरोटिड आर्टरी में। हिंदी वाले नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैरोटिड आर्टरी। तो ये बस मैं आपको याद रखने के लिए छोटे रूप में आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना है ना। केंद्रीय कीमोरिसेप्टर कहाँ होता है, ये आपका होता है मस्तिष्क मेरु द्रव में। ठीक है, इसके अलावा एक और सेंटर होता है जिसको कहते हैं अपन श्वास प्रभावी केंद्र, इसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये कहाँ होता है, ये होता है दिमाग के पोंस भाग में। कहाँ होता है, दिमाग के पोंस भाग में। ये सारी बातें मैंने अभी आज तक आपको बताई, ठीक है, आज के लेक्चर में। चलो, ये जो है वो किसको ऑर्डर देता है, ये जो श्वास प्रभावी केंद्र किसको ऑर्डर देता है, श्वसन लय केंद्र को ऑर्डर देता है कि आप बदलाव लाओ इसमें। ठीक है, और ये क्या करता है, स्विच ऑफ सेंटर भी तो कहते हैं इसको, स्विच ऑफ सेंटर क्या करवाता है ये क्या करवाता है, अंतः श्वसन की अवधि कम करवा देता है, अंतः श्वसन की अवधि कम करवाता है। ये आपके शॉर्ट नोट्स हो गए भाई ना, अपना जितना भी अभी तक पढ़ा वो सारा एक पेज में आ गया। तो अंतः श्वसन, लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते ना। अंतः श्वसन की जो अवधि उसको कम करवा देता है, ठीक बात है। ऑर्डर किसको देता है, ऑर्डर ये किसको देगा, श्वसन लय केंद्र को ही देगा। दूसरा है आपका ये वाला, ये भी क्या करेगा, इसको ही ऑर्डर देगा। ठीक है, ये कब देता है, ये देता है जब भी CO2 और H+ आयन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, उसके बाद में कर देता है। ये कीमोरिसेप्टर, परिधीय कीमोरिसेप्टर, ये भी किसको देंगे, श्वसन लय केंद्र को ही ऑर्डर देंगे। ठीक है, ये भी CO2 और H+ पे काम करते हैं, CO2 और H+ पे काम करते हैं। और उसके बाद में ये जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये जो श्वसन लय केंद्र है, ये क्या करता है, श्वसन में बदलाव लाता है, श्वसन में बदलाव लाता है।
ठीक है, तो जो बातें अभी पढ़ी अपन ने वो सारी इस पेज में मैंने समअप कर दिया आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे अपन क्या, किसकी, विकारों की बात करेंगे, है ना। ये आपकी आ गई विकार। चलो, श्वसन के विकार, तो ये विकार है, छोटा सा बचा है, खत्म हो गया बाकी पूरा। ठीक है, श्वसन के विकार, पहला विकार कौन सा है, जिसको कहते हैं अपन दमा, इंग्लिश में इसको कहते हैं अस्थमा। सुना होगा अस्थमा तो आपने ना, जिसको आजकल अस्थमा तो बोलते ही हैं, और कुछ इसको एज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एज्मा। जैसे डेंगू को अपन तो डेंगू बोलते हैं, लेकिन कुछ उसको डेंगी कहते हैं, है ना, तो वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अस्थमा सुना मैंने तो भाई अस्थमा ही बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दमा कहते हैं। होता क्या है यार इसके अंदर, क्या होता है, ये एक एलर्जी ही है। क्या है, अस्थमा क्या है, एक एलर्जी है, ये ध्यान में रखना भाई, पूछा जा सकता है। अस्थमा क्या है, एक एलर्जी है। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता क्या, जो आपकी श्वसनी है, श्वसनिकाएं हैं, जो आपकी ब्रोंकाई, ठीक है, और आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, श्वसनी और श्वसनिका, हिंदी में बता रखा है मैंने, इंग्लिश में बता रखा है, पूरा सीक्वेंस बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में कि कौन सी आपकी श्वास नली, फिर श्वास नली श्वसनी में, श्वसनी फिर जो श्वसनिका है उनमें जो है वो डिवाइड होती है, विभाजित होती है, बताया मैंने आपको ना। तो जो श्वसनी है और जो श्वसनिका है, इनके अंदर दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, जब ये एलर्जी होती है तो ये जो श्वसनी है, ठीक है, मैं आपको यहां पे बना के दिखाता हूं, जब एलर्जी होती है ना, तो जो श्वसनी है, ठीक है, मान लो वो इतनी चौड़ी है, इतनी चौड़ी है, लेकिन जब एलर्जी होगी तो वो क्या हो जाएगी, एकदम से पतली हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, जब संकुचित हो जाएगी तो सांस लेने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। एक बार अपना गला भींचो, एकदम ज्यादा मत भींच देना वरना मर जाओगे ना। यहां से एक बार अपना गला भींचो, ठीक है, और उसके बाद सांस लो, ठीक है, उसका क्या होगा, ऐसे होने लग जाएगा। तो जो अस्थमा के जिनको होता है उनकी क्या होता है, ये गड़गड़ाहट की जो आवाज है ये आने लग जाती है। तो इसमें मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस किस में दिक्कत आती है, दिक्कत आती है श्वसनी और श्वसनिका। ठीक है, श्वसनी क्या होती है आपकी ब्रोंकाई, श्वसनिका क्या होती है ब्रोंकियोल। ठीक है, श्वसनी और श्वसनिका में क्या होती है, शोथ हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का सीधा सा मतलब है, एलर्जी के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन ही होता है। इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी जो नली है, ठीक है, जो श्वसनी की नली है और जो आपकी श्वसनिका है, इनकी चौड़ाई कम हो जाएगी और इनमें क्या हो जाएगा, द्रव भर जाएगा इसमें, है ना, द्रव भर जाएगा इसमें ना, तरल पदार्थ भर जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, गड़गड़ाहट की आपको आवाज सुनाई देगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो फुसफुस, ठीक है, जो पंप होता है ना फुसफुस, ठीक है, उसको वो लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं उसको, उससे क्या होगा, उससे वो क्या होगा, ब्रोंको डायलेटर होता है, वो डायलेटर होता है ना। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो क्या रहा है, इस अस्थमा में होता क्या है, जो आपकी श्वसनी है इनमें क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, मतलब ये एकदम से संकुचित हो रही है ना। इतनी मोटी थी, इतनी जगह थी, वो एकदम से इतनी हो गई, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो वो क्या करता है, वो जो फुसफुस होता है वो क्या, ब्रोंको डायलेटर है, वो क्या है, ब्रोंको डायलेटर। जैसे ही उसको अंदर लेंगे तो जो श्वसनी जो है ये ऐसी पतली हो गई थी, वो ये वापस क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो जैसे वो फुसफुस लेंगे तो श्वसनी वापस, श्वसनी और श्वसनिका वापस ऐसे चौड़ी हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी तो सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वो फुसफुस यही काम करता है। वापस बता रहा हूं, अस्थमा में क्या होता है, एक एलर्जी है अस्थमा, इसके अंदर होता क्या है, श्वसनी और श्वसनिका प्रभावित होती है। ये वर्ड ध्यान में रखना, श्वसनी और श्वसनिका जो है वो प्रभावित होती है, इनमें शोथ हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, तो श्वसनी और श्वसनिका की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा इसमें क्या भर जाएगा, द्रव भर जाएगा। ठीक बात है, द्रव भर जाएगा तो क्या होगा, गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। इसका इलाज क्या करते हैं, वो फुसफुस यूज करते हैं। ठीक है, मैं फुसफुस बोलता हूँ, उसका क्या नाम, ब्रोंको डायलेटर कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो ब्रोंको डायलेटर जो है वो क्या काम करता है, डायलेट का मतलब चौड़ा कर देना किसी चीज को, तो ये पतली हो जाती है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, तो वो जैसे ही वो यूज करते हैं, तो वो पंप जो यूज करते हैं तो उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो सांस लेने में फिर दिक्कत नहीं होती। तो आगे पढ़ते हैं अपन। पहले क्या बोल रहा है, इसमें श्वसनी और श्वसनिकाओं में शोथ के कारण श्वासन के समय गड़गड़ाहट होती है। ठीक है, वो खड़खड़ की आवाज आएगी ना, गड़गड़ाहट है ना, ठीक है, ऐसी आवाज आएगी ना, गड़गड़ाहट की आवाज आती है। ठीक है, तब तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सबको पता है भाई, जिसको अस्थमा है, आपको दिखने भी मिलते हैं, अस्थमा के जो पेशेंट है वो देखने के लिए अपन को मिलते हैं आसपास। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है उनको ना। फिर अगला श्वसनी शोथ। श्वसनी शोथ क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। श्वसनी शोथ क्या है, ये श्वसनी शोथ, इसके अंदर यार श्वसनी के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये श्वसनी का शोथ है ना। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, अस्थमा में क्या है, अस्थमा और श्वसनी शोथ में क्या फर्क है। अस्थमा के अंदर किसका शोथ है, अस्थमा
सवसनी और सवसनिका का शोथ है ना, सवसनी और सवसनिका का आपको अगर शोथ पूछे तो अस्थमा बता देना, दमा बता देना, लेकिन अगर आपको सिर्फ सवसनी का शोथ पूछे तो आप क्या बताओगे, सवसनी शोथ ब्रोंकाइटिस। तो ये सिर्फ क्या है, सवसनी का शोथ है। इसमें जिसमें विशेष लक्षण क्या है, सवसनी में सूजन तथा जलन होती है, ठीक है, सवसनी में सूजन और जलन होने लग जाती है, और उसके बाद में क्या है, लगातार ऐसे ऐसे लोगों को खांसी आती रहती है। आप बोलोगे भैया आपको भी आजकल खांसी आ रही है, ठीक है। तो सवसनी शोथ जो है, ब्रोंकाइटिस जो है, इसमें क्या होता है, सवसनी का शोथ है, इसमें क्या होता है, सूजन हो जाती है, जलन रहेगी, और जलन की वजह से क्या है, लगातार जो खांसी आती रहती है, ठीक है। अगला फिर क्या है, वातस्फीति कहते हैं या फिर एम्फाइसेमा। वातस्फीति बोल दो या फिर एम्फाइसेमा। क्या है ये एम्फाइसेमा? यार एम्फाइसेमा के अंदर क्या होता है कि जो आपके फेफड़े है ना, फेफड़ों के अंदर क्या होता है, कुपिका होती है, एल्विलाई होती है, पता है आपको ये बात है ना। तो जो एल्विलाई है उसकी दीवार जो है ना, वो जो एल्विलाई, गुब्बारा समझो ना, गुब्बारा जो है, ठीक है, गुब्बारा जो है उसके अंदर भाई वो रबर से बना हुआ होता है गुब्बारा ना, तो उसकी दीवारें जो है अगर वो खराब हो जाएं, ठीक है, तो गुब्बारा कोई काम का नहीं है, फिर कोई काम का नहीं है ना। तो वैसे ही अगर ये कुपिका मैं आपको बना के दिखाऊं, ये देखो कुपिका है, एक मिनट भाई, ये क्या है, कुपिका। अगर इसकी ये दीवार खराब हो जाए, ये अगर इसकी दीवार जो वो खराब हो जाए, ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बीच में जो गैसेस जो है उनका विसरण CO2 और O2 जो उसका आदान प्रदान जो वो यहीं से होता है, कुपिका से ही तो होता है। तो अगर इसकी दीवार खराब हो जाएगी, इसकी दीवार खराब हो जाएगी, तो CO2 और जो CO2 और जो आपकी O2 है, ऑक्सीजन जो है, उसका आदान प्रदान सही से नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनके कौन सा रोग होता है, एम्फाइसेमा या फिर वातस्फीति। कैसे होता है ये, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनके अंदर ये दिक्कत आती है भाई, ठीक है। तो वातस्फीति क्या है, वातस्फीति या फिर एम्फाइसेमा क्या है, ये क्या है, चिरकालिक रोग है। सबसे पहले तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, चिरकालिक रोग है। चिरकालिक रोग का मतलब क्या होता है, घातक रोग है। चिरकालिक का मतलब क्या है, घातक। यहां मैं लिख भी देता हूं, आदमियों को भूल जाओगे। चिरकालिक का मतलब क्या है, घातक, डेंजरस है, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत आती है फिर, जिसमें कुपिका जो है उसकी भीति, कुपिका की भीति जो वो स्टिग्रस्त हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, जिससे गैस का विनिमय सतह घट जाता है। ये वाला वर्ड जो है वो ध्यान में रखना भाई, ये वाली लाइन ध्यान में रखना। गैस का जो विनिमय सतह है ना, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। यहां पर जो है आपकी जो एक्सचेंज होने की बात थी ना, ऑक्सीजन और जो CO2, उसका जो आदान प्रदान था वो इतनी दूर में होता था पहले, ठीक है, यहां से भी हो सकता था, यहां से भी हो सकता था, लेकिन दीवार खराब होने की वजह से क्या है, सिर्फ वो बस इतनी दूर में होता, पहले इधर से भी हो सकता था, इधर से भी हो सकता था, लेकिन दीवार खराब हो गई तो अब इतना सा एरिया में क्या है होता है। तो यहाँ पर सतह जो है वो घट गई ना, विनिमय की सतह घट गई, तो इसमें ये होता है। ये जो है धूम्रपान इसका मुख्य कारकों में से एक है ना। तो इससे नहीं कि जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उन्हीं में होगा, वो एक मुख्य कारण है कि भाई सिगरेट बीड़ी पीने वालों में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसके अलावा भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो मेन कारण वही है इसका, ठीक है। समझ में आ गया एम्फाइसेमा। अगला जो है आपका लास्ट जो है वो क्या, व्यवसायिक श्वसन रोग। व्यवसायिक श्वसन रोग से नाम से पता लग रहा है कि ये क्या व्यवसाय से रिलेटेड है ना, कि भाई आप कोई काम कर रहे हो। व्यवसाय क्या होता है, कोई भी आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसी को व्यवसाय कहते हैं, ठीक है। तो आपके जो व्यवसायिक श्वसन रोग क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज भी बोल दो। इसके अंदर क्या होता है, देखो कुछ लोग जो है कुछ काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, चाहे वो आपकी सीमेंट फैक्ट्री हो, ठीक है, सीमेंट की फैक्ट्री में क्या करते हैं, पत्थर को एक तरह से पीसा जाता है। स्टोन कटिंग फैक्ट्री हो, जहाँ पे मार्बल वगैरह काटा जाता है, मार्बल वगैरह जो उसको सही शेप में लाया जाता है, तो वहां पर क्या धूल मिट्टी जो है, जो पत्थर का जो पाउडर वो उड़ता रहता है, वहां पे तो उड़ेगा ही भाई, फैक्ट्री के अंदर तो उड़ेगा ही। और ऐसे जो वहां पर कॉटन इंडस्ट्री है, कपास की फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पर भी जो कपास के रेशे हैं वो उड़ते रहते हैं। तो ऐसी जो इंडस्ट्री है वहां पर क्या होगा, ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं, ऐसे जो उद्योग है, वहां पर क्या होगा, वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनमें क्या होगा, धीरे धीरे जब वो काम करते रहेंगे, ऐसे ही एरिया के अंदर काम करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके अंदर देखो धूल मिट्टी जो वो जाती रहती है अंदर, और फेफड़ों के अंदर वो जाती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके अंदर क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, जिसको हिंदी में रेशामयता कहते हैं, रेशामयता, ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाएगा। तो इनके अंदर ये बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसी इंडस्ट्री मान लो जिनमें मतलब धूल मिट्टी बढ़िया उड़ रही है, धागे उड़ रहे हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्री हो गई है ना, तो कॉटन से रिलेटेड जितना भी काम होता है उसमें ये जो छोटे छोटे रेशे जो है वो उड़ते रहते हैं। बड़े रेशे नहीं, बड़े रेशे तो सांस के साथ में अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन वो छोटे छोटे रेशे जो हैं, जो कपास की जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे ये दिक्कत होती है, और कपास से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे दिक्कत होती है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सांस के साथ में अंदर जाती रहती हैं और जमा होती रहती है, उसकी वजह से क्या कौन सा रोग होता है, रेशामयता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में फाइब्रोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं अपन।
तो कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पर पत्थर की घिसाई पिसाई, ठीक है, या फिर तोड़ने का कार्य होता है, वहां इतने धूल कण निकलते हैं, बताइए अपन को ना, कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह से निष्प्रभावी। भाई आपके नाक के अंदर बाल हैं, उसके बाद में म्यूकस है, सारी चीजें हैं, श्लेष्मा वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसके बाद में भी जो है अब इतने लेवल पर क्या है, धूल मिट्टी उड़ रही है भाई, तो जाएगा ही वो अंदर, क्या ही कर लेगा शरीर, ठीक है, तो जाएगा ही वो अंदर, है ना। तो ये सारे क्या है, निष्प्रभावी जो है वो नहीं कर पाती है, वो शरीर के अंदर चले जाते हैं। दीर्घकालीन प्रभावन स्रोत उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, जिनसे रेशा मतलब जिसको फाइब्रोसिस कहते हैं, रेशा रेशीय ऊतकों की प्रचुरता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों में गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। मुखावरण क्या होता है बताओ भाई? मुखावरण कहते हैं मास्क को, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं जहां पर ऐसे इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर हैं, उनको क्या है, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, वरना जो है फेफड़ों में दिक्कत हो सकती है, क्या है, होगी ही, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, किस चीज की फैक्ट्री है, वो है कॉटन सीड, जानते हो क्या, कपास के बीज जो होते हैं, ठीक है, उनसे बनाया जाता है पशु आहार बनाया जाता है, ठीक है। तो जो कपास के बीज है ना, उन पे क्या लगा होता है, छोटे छोटे कॉटन की जो लेयर है वो लगी होती है, परत लगी हुई होती है। तो जब वो काम करते हैं वहां पे जो मशीन वगैरह चलती हैं, तो वहां पर जो है आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं खड़े हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वैसे आपको दिखेगा कोई धूल मिट्टी कुछ भी उड़ती नहीं दिखाई देगी, लेकिन एक थोड़ी देर 10 मिनट भी आप अंदर खड़े हो जाओगे उस फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, हमारी फैक्ट्री है ना, उसमें 10 मिनट में अगर मैं चला जाऊँ, ठीक है, तो फिर खांसी का अगर स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो छोटे छोटे रेशे हैं, वो दिखाई देते नहीं है, लेकिन वो सांस के साथ में अंदर जाते रहते हैं। तो इसलिए वहां पर जो काम करते हैं, तो वो क्या यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं। तो मास्क से क्या है, बचाव रहता है, वरना खांसी इतनी भयंकर बढ़ती है कि 2-3 दिन तक तो मतलब खांसी बढ़िया लगती है ना। तो मास्क का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे जो वर्कर है, जहाँ पर स्टोन ग्राइंडिंग हो रही है, घिसाई पिटाई जो भी हो रही है पत्थरों की, या फिर जो कपास से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, तो वहां पर जो है मास्क यूज करना चाहिए ऐसे वर्करों को। मास्क यूज करिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपनी जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसी के साथ अपना चैप्टर जो खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म हो गया, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और इसके अलावा ये नोट्स मिल जाएंगे आपको, ऐप पे मिलेंगे, डायरेक्ट आप जा सकते हो प्ले स्टोर पे और सर्च कर सकते हो, RNM अकेडमी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। आपको फ्री मटेरियल का एक सेक्शन मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप वहां पर चैट का ऑप्शन भी है ऐप में, तो मुझे आप चैट पे मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको कहां मिलेंगे नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो और मजे करो। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।